मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्टडी वाई में आपका स्वागत है। इस वीडियो में 71st बीपीएससी के पीटी के प्रश्नों को लूँगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में 1 to 25 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुका हूँ। आज मैं 26 से 50 का सॉल्यूशंस दूंगा। क्वेश्चन नंबर 26 इस प्रकार है। बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय स्कूल में नामांकन बढ़ाना। बी, वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना। सी, ग्रेड स्तरीय प्रस्ताव तक पहुंचने के लिए पिछड़ने वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना। डी, उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय स्कूल नामांकन बढ़ाना यह मिशन दक्ष का सीधा प्राथमिक उद्देश्य नहीं, यानी ऑप्शन एक गलत है। ऑप्शन बी है, वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करना यह मिशन दक्ष का उद्देश्य नहीं है, इसका फोकस छात्रों पर है, यह भी गलत है। ऑप्शन सी, ग्रेड स्तरीय दस्ताव पर पहुंचने के लिए पिछड़े छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना यह मिशन दक्ष के मुख्य उद्देश्य में एक है, जिसमें कमजोर छात्रों को विशेष कक्षाएं या व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है। इसलिए इसका सटीक उत्तर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 27, बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के युवा ढांचे के तहत निम्नलिखित कौन सा घटक नहीं है? ए, शिक्षा प्रणाली में जीवंतता। बी, समर्थन के लिए नियामक समर्थक। सी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजनाएं। डी, उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में एक से अधिक। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के युवा ढांचे के तहत शिक्षा प्रणाली में जीवंतता, समर्थन के लिए नियामक समर्थक और अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजनाएं सभी घटक हैं। इसलिए दिए विकल्पों में कोई भी ऐसा घटक नहीं है जो युवा ढांचे में शामिल ना हो। क्वेश्चन नंबर 28, 2023-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? ए, मौजूदा कीमतों पर बिहार की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 में 12.8% बढ़ी। बी, 2023-24 में बिहार के जीएसवीए स्थिर मूल्य में तृतीय क्षेत्र की अनुमानित हिस्सेदारी 58.6% थी। सी, सकल स्थायी पूंजी निर्माण जीएफसीएफ 2023-24 में वर्तमान मूल्य पर जीएसडीपी का 4.6% था। डी, उपरोक्त में एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में एक से अधिक। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। कथन ए, बिहार के प्रति व्यक्ति जीएसडीपी मौजूदा कीमत पर वृद्धि दर 2023-24 में 12.8% रही, यह कथन सत्य है। कथन बी, 2023-24 में बिहार के जीएसवी स्थिर मूल्य पर तृतीय क्षेत्र की अनुमानित हिस्सेदारी 58.6 थी, यह कथन भी सही है। कथन सी, सकल स्थायी पूंजी निर्माण जीएफसीएफ 2023-24 में वर्तमान मूल्य पर जीएसडी पर का 4.6% था, यह कथन भी सही है। चूंकि एक से अधिक कथन सही है, इसलिए विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में युवा जनसंख्या 0 से 19 वर्ष के अनुपात में 2041 तक काफी गिरावट का अनुमान है। दूसरा, बिहार का जनसांख्यिकी लाभांश 2041 के आसपास चरम पर होने की उम्मीद है। तीसरा, बिहार में बुजुर्ग आबादी 60+ वर्ष भारत की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। नीचे दिए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी 1 और 3 सही है। ऑप्शन सी 2 और 3 सही है। ऑप्शन डी, उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में एक से अधिक। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। पहला कथन में बिहार की जनसंख्या 0 से 19 वर्ष के अनुपात में 2041 तक काफी गिरावट का अनुमान है। यह कथन बिहार के जनसंख्यिकी परिवर्तन के अनुमान के अनुरूप है, जहाँ प्रजनन दर में कमी के साथ युवा जनसंख्या में अनुपात में गिरावट आने की संभावना है। बिहार की जनसंख्या लाभांश 2041 के आसपास चरम पर होने की उम्मीद है। जनसंख्या के लाभांश तब होता है जब कामकाजी आयु वर्ग की जनसंख्या का अनुपात गैर कामकाजी आयु वर्ग की जनसंख्या से अधिक होता है। बिहार में बुजुर्ग आबादी 60+ वर्ष भारत की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। प्रजनन दर में गिरावट और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि के कारण बिहार में बुजुर्ग आबादी का अनुपात बढ़ने की संभावना है और यह वृद्धि दर भारत के औसत से अधिक है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 30,
FS 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन ए, ज्यादातर महिलाएं औपचारिक नियमित वेतन वाली नौकरियों में कार्यरत हैं। ऑप्शन बी, अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित हैं जो अक्सर घरेलू उद्योगों में सहायक रूप में काम करती हैं। ऑप्शन सी, अधिकांश महिलाएं द्वितीय क्षेत्र में कार्यरत थी। डी, उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित हैं जो अक्सर घरेलू उद्योग में सहायक रूप में काम करती हैं। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित हैं जो अक्सर घरेलू उद्योग में सहायक रूप में काम करती है। PLFS 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन यह है कि अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित हैं और अक्सर घरेलू उद्योगों में सहायक रूप में काम करती हैं। क्वेश्चन नंबर 31, लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित है? संघ लोक सेवा आयोग में, बी, प्रधानमंत्री कार्यालय में, सी, कर्मचारी चयन आयोग में, डी, लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श उपरांत राष्ट्रपति में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श उपरांत राष्ट्रपति में। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन यह नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श के बाद की जाती है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 98(3) के तहत प्रावधानित है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत का मानववादी ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है। बी, सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त सुनवाई हेतु अर्थ नहीं है। सी, संसद के सदन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता। डी, सरकार का पूर्णकालिक सलाहकार है। तो अगर हम इसके ऑप्शंस के मूल्यांकन करें तो ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को विधिक मामले में परामर्श देता है, यह सही है। मानवाधिकार राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देता है, यह सही है। ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त सुनवाई हेतु अर्ह नहीं है, यह गलत है। मानवाधिकार को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है, न कि केवल सर्वोच्च न्यायालय में। सी, संसद के सदन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता, यह गलत है। मानवाधिकार संसद में किसी सदन का भाग ले सकता है और बोल सकता है, हालांकि उसे मतदान अधिकार नहीं है। डी, सरकार का पूर्णकालिक सलाहकार है, यह गलत है। मानवाधिकार सरकारी कर्मचारी नहीं होता, उसे निजी कानूनी प्रैक्टिस में से ही वंचित नहीं किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को विधिक मामले में परामर्श देता है। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान की विभिन्न सूचियों में निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कौन सा विषय समवर्ती सूची में आते हैं? ए, वन जीवों की सुरक्षा, 2, कृषि पर आय, 3, विद्युत उपभोग अथवा बिक्री पर कर, 4, मूल्य नियंत्रण। इनमें से ए 2 तथा 3 सही है, बी 1 तथा 4 सही है, सी केवल 4 सही है, डी केवल 2 सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1 तथा 4 सही है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में वे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून आ सकती हैं। वन जीव की सुरक्षा यह विषय समवर्ती सूची में अंतर्गत आता है। कृषि पर आय यह विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। विद्युत उपभोग अथवा बिक्री के प्रकार यह भी राज्य सूची का विषय है। मूल्य नियंत्रण यह समवर्ती विषय सूची का विषय है। इसलिए वन जीव सुरक्षा 1 और मूल्य नियंत्रण 4 समवर्ती सूची में आते हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है? 1, ग्राम पंचायतों का गठन, 2, समान नागरिक संहिता, 3, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग की प्रवृत्ति, 4, काम का अधिकार। इसका अगर हम विश्लेषण करते हैं ऑप्शंस को, तो गांधीवादी सिद्धांतों की पहचान गांधीवादी सिद्धांत राजनीतिक तत्वों के शामिल है। ये आर्य गांधी विचार पर आधारित है, जैसे ग्राम स्वराज, कुटीर उद्योग और बढ़ावा देना आदि। दी गई नीति निर्देशक तत्वों का मूल्यांकन अगर करते हैं तो फर्स्ट, ग्राम पंचायतों का गठन, यह गांधीवादी सिद्धांतों जो ग्राम स्वराज के विचारों से संबंधित है। दूसरा, समान नागरिक संहिता, यह एक उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत है, न कि गांधीवादी सिद्धांत। 3, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग की स्फूर्ति, यह भी गांधीवादी सिद्धांत है जो ग्रामीण आजीविका पर जोर देता है। 4, काम का अधिकार, यह समाजवादी सिद्धांत है, न कि गांधीवादी सिद्धांत। इसलिए ऑप्शन 2 और 4 सही है, यानी सी।
क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ए शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची, बी राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची, सी अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन छठी अनुसूची, डी संघ सूची सातवीं अनुसूची। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी छठी अनुसूची। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है, शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची यह युग्म सही सम्मिलित है। तीसरी अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची यह भी युग्म भी सही सम्मिलित है। चौथी अनुसूची में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा सीटों का आवंटन संबंधित है। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन छठी अनुसूची यह युग्म गलत सम्मिलित है। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधित है, जबकि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान पांचवी अनुसूची में है। संघ सूची सातवीं अनुसूची यह युग्म सही सम्मिलित है। सातवीं अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूची में संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36, केंद्रीय सरकार के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक, मंत्रालय तथा विभाग का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से होता है। 2, प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया जाता है। इनमें से ए केवल एक सही है, बी केवल 2 सही है, सी 1 और 2 सही है, डी न तो 1 न तो 2 सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल 2 सही है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है, कथन 1 में मंत्रालय विभाग का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से होता है, यह कथन गलत है। मंत्रालय और विभाग का निर्माण राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाता है, कैबिनेट सचिव के परामर्श से नहीं। कथन 2, प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया जाता है, यह कथन सही है। मंत्रियों को मंत्रालय का आवंटन राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाता है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 37, राज्य विधायिका की कार्रवाई के बारे में क्या सत्य है? ए, महाधिवक्ता को मत देने का अधिकार है। बी, विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे। सी, यह किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा कर सकती है। डी, किसी कथित अनियमितताओं के आधार पर कार्रवाई को वैधता पर प्रश्न किए जा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 के अनुसार राज्य विधानमंडल में कार्य राज्य की भाषाओं में अथवा हिंदी में अथवा अंग्रेजी में किया जा सकता है। हालांकि यदि कोई सदस्य इन भाषाओं में से किसी में भी अपनी बात व्यक्त करने में असमर्थ है तो सदन के पीठासीन अधिकारी उसे अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए कि 1, समान जन का हित संरक्षित हो। 2, विद्यमान सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक आवश्यकताएं अवरोध न हो। 3, राज्य के नीति सिद्धांतों को नजरअंदाज किया जा सकता है। 4, सामूहिक हित बेहतर नहीं हो। ऑप्शन ए 2 और 3 सही है, बी 1 और 2 सही है, सी केवल 4 सही है, डी केवल 1 सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2 और 3 सही है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है, भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंधों का प्रावधान करता है, लेकिन इन प्रतिबंधों की औचित्यता का निर्धारण करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सामान्य जन का हित संरक्षित हो, प्रतिबंधों का उद्देश्य बड़े पैमाने पर जनता के हितों की रक्षा करना होना चाहिए, विद्यमान सामाजिक मूल्यों और सामाजिक आवश्यकता अवरोध न हो, प्रतिबंधों को मौजूदा सामाजिक मूल्यों और आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए और उन्हें बाधित नहीं करना चाहिए। राज्य के नीतिगत सिद्धांतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, बेहतर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित कौन वित्त आयोग सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण करता है? ए, मंत्रिपरिषद, बी, भारत का राष्ट्रपति, सी, संसद विधि द्वारा, डी, संघीय कैबिनेट द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संसद विधि द्वारा। अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे तो
ऑप्शन ए में मंत्रिपरिषद दिया गया है। तो मंत्रिपरिषद नीति निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन ये विशेष रूप से वित्त आयोग के सदस्यों की अर्हताओं का निर्धारण नहीं करती। बी में कहा गया भारत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है और सदस्यों की नियुक्ति करता है, लेकिन अर्हताओं का निर्धारण सीधे तौर पर नहीं करता। सी संसद विधि द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280(2) के अनुसार संसद विधि द्वारा वित्त आयोग के सदस्यों की अर्हताओं का निर्धारण कर सकती है। डी संघीय कैबिनेट भी नीति निर्माण का हिस्सा है, लेकिन यह सीधे तौर पर वित्त आयोग के सदस्यों की अर्हताओं का निर्धारण नहीं करता, इसलिए ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 40, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सदन को आहूत करने का अर्थ दीक्षांत है। बी 2. स्थगन में सत्रावसान होता है। 3. विघटन सदन को समाप्त करता है। 4. स्थगन सदन नेता द्वारा अकेले किया जा सकता है। इनमें से कौन सही नहीं है? ए 1 तथा 3, बी 2 तथा 3, सी केवल 2, डी केवल 4। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2 और 3। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। आहूत करना समनिंग यह सत्र को शुरू करने की प्रक्रिया है। विघटन डिसोल्यूशन यह सदन विशेषकर लोकसभा या विधानसभा के जीवन को समाप्त करना है, जिसमें नए चुनाव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है? ए ब्लॉक समिति का अध्यक्ष, बी मुख्यमंत्री, सी जिला परिषद का अध्यक्ष, डी राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, और इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(I) के तहत राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर एक राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, जो पंचायतों को वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 42, सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है। 1. भारत की निर्माण क्षमता वृद्धि तथा उद्योग से निर्यातों में। 2. घरेलू उत्पादन में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने में। इनमें से ए 1 सही है, बी 2 सही है, सी 1 और 2 दोनों सही है, डी न तो 1 सही है और न 2 सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 और दोनों सही है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। कथन 1 में दिया गया भारत क्षमता वृद्धि तथा उद्योग से निर्यात में आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक प्रमुख उद्देश्य घरेलू उत्पादन क्षमता को बढ़ाना और निर्यात को बढ़ावा देना है, जिससे भारत आत्मनिर्भर बन सके। कथन सही है। कथन 2, पूर्ण उत्पाद में विदेशी निवेश प्रोत्साहित करने में आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य विदेशी निवेश को आकर्षित करना भी है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां भारत को आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है। यह कथन भी सही है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 43, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। ए रोजगार सृजन, बी कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, सी जनता में राजनीतिक चेतना में वृद्धि करना, डी जनता के विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने का योग बनाना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन स्थापित करना और जनता के विकास के प्रशासन में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाना है। यह स्थानीय समस्याओं को हल करने और स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करता है, जिससे ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 44, निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है? ए यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है, बी यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न नहीं है, सी इस प्रस्ताव के कारण का उल्लेख करना अनिवार्य नहीं है, डी सदन की अनुमति इसे प्रस्तावित करने हेतु आवश्यक नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव दोनों ही संसदीय प्रक्रिया के अंग हैं, लेकिन वे भिन्न होते हैं। निंदा प्रस्ताव किसी मंत्री या सरकार की नीतियों की आलोचना या निंदा करने के लिए लाया जाता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव सरकार के प्रति अविश्वास व्यक्त करने के और उसे हटाने के लिए लाया जाता है। निंदा प्रस्ताव पारित होने पर सरकार को इस्तीफा देना अनिवार्य नहीं होता, जबकि अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर सरकार को इस्तीफा देना होता है, इसलिए ऑप्शन। क्वेश्चन 45, निम्नलिखित कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? ए राज्यों के बीच विवाद, बी केंद्र और राज्य बीच विवाद, सी मौलिक अधिकारों का संरक्षण, डी संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मौलिक अधिकारों का संरक्षण। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। भारत में मौलिक अधिकारों के संरक्षण का अधिकार उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत और सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत दोनों का अधिकार क्षेत्र में आता है।
नागरिकों और अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में सीधे दोनों न्यायालय में जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, कांग्रेस के किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया था? ए. लाला लाजपत राय, बी. बिपिन चंद्रपाल, सी. बाल गंगाधर तिलक, डी. दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए लाला लाजपत राय। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में सुरक्षित वाल्व सिद्धांत सेफ्टी वाल्व थियरी का प्रयोग करते हुए उदारवादियों पर आक्षेप लगाया था। इस सिद्धांत के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों में बढ़ते असंतोष को नियंत्रित करने और 1857 जैसे एक और विद्रोह रोकने के लिए एक सुरक्षित वाल्व के रूप में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 47, दिल्ली में इसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर एक बम फेंका गया? ए. लॉर्ड मिंटो, बी. लॉर्ड कर्जन, सी. लॉर्ड हार्डिंग, डी. लॉर्ड वेवल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। इस घटना को दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का किसे अवसर मिला? ए. वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, बी. सोहन सिंह भाकना, सी. हरदयाल, डी. श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हरदयाल। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। लाला हरदयाल को 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में भारतीय दर्शन और संस्कृत के प्रोफेसर बनने का अवसर मिला था। वह एक प्रसिद्ध भारतीय राष्ट्रवादी और गदर पार्टी के सह संस्थापक थे। क्वेश्चन 49, M.O. खालेस अलीगढ़ के प्रधानाचार्य नाम बताइए जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशक में मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया था? ए. मिंटो, बी. डनलप स्मिथ, सी. विलियम मॉरिस, डी. थियोडर बैंक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मिंटो। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। M.A.O. कॉलेज बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य थियोडर बैक ने 19वीं सदी में के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें मुस्लिम समुदाय की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दूर करने और ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार रहने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। क्वेश्चन 50, द यंग इंडिया राष्ट्रीय यात्रा पत्र जो को प्रारंभ किया था? ए. महात्मा गांधी, बी. एनी बेसेंट, सी. बाल गंगाधर तिलक, सी. मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए महात्मा गांधी। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे महात्मा गांधी ने 1919 से 1931 तक प्रकाशित किया। इस पत्रिका का उद्देश्य अहिंसक प्रतिरोध के माध्यम से स्वशासन के लिए गांधी जी के विचारों और दर्शनों का प्रचार करना था। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपने कमेंट जरूर दें। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और शेयर करें। आगे इसका और भी पार्ट आएगा। धन्यवाद।